So my question's on LCR. One is, as the LCR regime, takes, we've already moved to 70%. Will there be further carve-outs that will need to be done? Will there be a midterm review of further carve-outs within the SLR to accommodate that? Also, connected question is that Basel has a differing view on state development loans. What is RBI's stance on, treatment of state development loans within the LCR framework? And additionally, one question on the asset quality review. You had mentioned March 2017. Do you expect banks to increase the provisioning that they are doing as they move forward? Because they've only done the 15% provisioning at this point of time. Do you expect banks to accelerate some of the provisioning, maybe improve their provision coverage ratio as it goes forward? Let me ask Mr. Mundra to respond to the provisioning question. On the issue of LCR, I mean, clearly it depends on the pace at which SLR is brought down. And what we don't want is to impose a double burden on the banks. That is, they maintain SLR as well as have LCR. So when appropriate, we will make adjustments so that they're not subject to two different standards. Essentially, if SLR is enough to fulfill the LCR requirement, we don't want to impose double requirements on them. So we'll look at that. On state development loans, our stance at Basel has been that these haven't defaulted and should be treated as risk-free sovereigns. Now, of course, it's important that that continue and that no state think about defaulting on the SDLs. I don't think there's any prospect of that. But also, we have to fight that case. It still is a case that we have to make at Basel. तो ये थे आरबीआई गवर्नर, लेकिन आई थिंक जो सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने कही, जो मीडिया सुनना चाहता था, वो यही था कि वो अपनी सेकंड टर्म के बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन उस पर उन्होंने यही कहा कि ये जो डिस्कशन है वो सरकार और उनके बीच में, या फिर जो भी इनकम्बेंट गवर्नर होता है उनके बीच में होता है, और वो जब कभी उस पर फैसला होगा तो मीडिया को वैसे भी पता चल ही जाएगा। तो एटलीस्ट उस पर फिलहाल उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। लेकिन हाँ, एक संकेत उन्होंने ज़रूर दिया, ये जो भी मीडिया में रिपोर्ट्स चल रहे थे कि उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि वो दूसरा कार्यकाल नहीं चाहते हैं। इनफैक्ट उसका रिएक्शन हमने मार्केट में देखा भी था, उस पर उन्होंने सफाई दे दी और इनडायरेक्टली ये कह दिया कि उन्होंने कोई चिट्ठी अब तक नहीं लिखी है, क्योंकि उन्होंने खुद ही ये कहा कि आई एम सरप्राइज जिस तरह से रिपोर्टिंग हुई है मीडिया में मेरी चिट्ठियों की, जबकि उन्होंने लिखी नहीं है। सो एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग मार्केट के पास ये ब्रीदर है कि एटलीस्ट उन्होंने अपनी तरफ से मना नहीं किया है या फिर इस तरह की कोई भी चिट्ठी नहीं लिखी है। आनंद, आपने पूरे स्टेटमेंट को सुना। Now, I mean, he is quite balanced, वो जिस तरह से बात कर भी रहे हैं इस समय, और शायद there are a lot of moving parts in economy at this point, be it a good monsoon, inflation, ये सारी चीज़ें। आपका की टेक अवे क्या है उनके स्टेटमेंट से? आई डोंट थिंक गवर्नर ने ऐसा कुछ कहा जिससे कोई रुख में बदलाव नज़र आता है। उन्होंने यही कहा जो उन्होंने वही दोहराया जो पिछली बार भी कहा था और जो अभी तक करते आ रहे हैं कि हम डेटा के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर इन्फ्लेशन थोड़ा कम होगा तो जगह ज़्यादा मिलेगी। इस बार का ज़्यादा तवज्जो इस पर था कि लिक्विडिटी और स्पेशली जो है FCNR का जो पेमेंट होने की बात है अगले क्वार्टर में, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। और आई थिंक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कई बार ये दोहराया कि जिन बैंकों के पास डॉलर देने के लिए पैसे नहीं हैं उनको हेजिंग करना ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा बैंक को देखना पड़ेगा कि कौन से बैंक हैं जिनमें FX एक्सपोजर का प्रॉब्लम हो सकता है, वहाँ पे थोड़ी सी लिक्विडिटी की इशू आ सकती है अगर हेज ठीक से नहीं हुआ तो। जी, लेकिन इस बीच अगर आप मार्केट्स को देखें तो दिन के उच्चतम स्तरों पर इस पॉलिसी के बाद भारतीय बाजार आ चुके हैं। 50 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी आप 8248 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स में भी 150 अंकों की बढ़त देखी जा रही है और जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो डेफिनेटली आ रहा है निफ्टी बैंक की ओर से। निफ्टी बैंक दिन के उच्चतम स्तरों पर आ चुका है। आप देखिए एक स्पाइक आया है मार्केट्स में और निफ्टी बैंक अब 1% गेंस लेकर 17,850 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स ने अपनी स्ट्रेंथ को सरेंडर नहीं किया, बल्कि जो स्ट्रेच है वो और एक्सटेंड हुआ है। आप अगर सरकारी बैंकों को या फिर PSU बैंकों को देखेंगे तो अच्छी खरीदारी दिख रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। ICICI बैंक में भी 3% का इजाफा अभी देखा जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी आपकी स्क्रीन पर, जहां पर 1.25% के आसपास की बढ़त देखी जा रही है। तो बैंकिंग स्टॉक्स ने अपनी स्ट्रेंथ को अभी भी होल्ड रखा है और स्ट्रेच यहाँ मौजूदा लेवल से और आया है। मिस्टर टंडन, एक आखिरी सवाल और होगा आपसे। अब जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं, ये तो एक क्लियर इंडिकेशन उन्होंने दिया है कि अगर हाँ मॉनसून के स्टैटिस्टिक्स ठीक रहते हैं तो रेट कट आ सकता है, और लिक्विडिटी को लेकर भी उन्होंने अपने कंसर्न्स यहाँ पर क्लियर किए कि लिक्विडिटी सिचुएशन पर नजर बनी हुई है और
बॉन्ड परचेज के जरिए इस स्थिति को वो मेंटेन आगे भी रखेंगे। तो एग्जैक्टली ऐसी कोई वजह अभी इन स्टेटमेंट्स में ऐसी मिली नहीं जिससे ये इंडिकेशन मिले कि अगस्त में रेट कट ना हो। अगर मानसून ठीक रहता है तो डेफिनेटली एक होप की जा सकती है रेट कट की। देखिए, इसकी ये कहना थोड़ा जल्दी है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि मानसून ठीक रहेगा इसलिए सब प्राइस लेवल्स कम गिर जाएंगे। कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं पहले जहां पर मानसून ख़राब हुआ और प्राइस नहीं बढ़ा, और या मानसून अच्छा रहा लेकिन प्राइस गिरा नहीं। तो कुछ हद तक ये गवर्नमेंट की पॉलिसी पर डिपेंड करता है, कुछ हद तक आरबीआई के मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। ये मैं इस बार नहीं ये टिप्पणी करना चाहूँगा कि अगर मानसून ठीक रहा तो प्राइस गिर जाएगा, क्योंकि प्राइस जो है फ़िलहाल जब तक प्रोडक्शन बढ़िया नहीं आता है तब तक प्राइस का फूड इन्फ्लेशन में थोड़ा कमी होना मुश्किल लग रहा है मुझे इस वक्त। बिल्कुल। चलिए आनंद, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। हमारे साथ ऋषि शाह भी बने हुए हैं और साथ ही मिस्टर मूर्ति भी हैं। मिस्टर मूर्ति, ऑन द लिक्विडिटी फ्रंट उन्होंने जो कहा है उसके बाद रुपये पर कोई असर होता आप देख रहे हैं? और साथ ही एक दूसरी चीज़, अगर मार्केट को इस समय हम देखें तो आई थिंक मार्केट इज़ टेकिंग दिस पॉजिटिवली कि उन्होंने एटलीस्ट मना नहीं किया है, बिकॉज ही क्लियरली डिनाइड ऑल द रिपोर्ट्स जो पहले आए थे कि उन्होंने चिट्ठी लिखी है सरकार को कि वो सेकेंड टर्म नहीं चाहते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ क्वाइट अ पॉजिटिव ट्रिगर मनी मार्केट्स के लिए भी और इक्विटी के लिए भी। What he's talking about liquidity is that most probably liquidity surplus कर देगा, and like वो काफ़ी अभी डॉलर्स का फॉरवर्ड्स है वो मेच्योर करके he will take it in his books and liquidity surplus रहेगा, ताकि वो सितंबर अक्टूबर में लिक्विडिटी का इशू नहीं रहेगा। तो दैट ही हैज़ ensured, he has said that I'll see to it that liquidity is quite comfortable from my side. He is saying that banks who have taken forward, जिसने उसको माल भेजा है, डॉलर आगे फॉरवर्ड भेजा है, he is saying that you have to deliver from your side. So now that is a question which I think over a period of time RBI will try to see to it that there is no undue volatility. So he will supply in the marketplace. He is saying that he is not supply, but मेरे को लगता है कि he will supply in the marketplace. So that also should be taken care of. But he will penalize those banks who are not delivering him the dollars. ऋषि, आपके टू की टेकअवेज क्या रहेंगे जो पोस्ट पॉलिसी स्टेटमेंट्स आए मिस्टर गवर्नर की ओर से? इनके वो लिक्विडिटी फ्रेमवर्क पे जैसे इन्होंने कहा कि ऑपर्चुनिस्टिक रहेंगे, तो उसमें जहाँ पे इनको मौका मिलेगा लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करने का वहाँ पे वो इन्फ्यूज़ करेंगे। एंड सेकंड मुझे लगता है जो इन्फ्लेशन पे इन्होंने जैसे कहा न्यूट्रल स्टांस है, दे आर स्टिल लुकिंग टू बी अकोमोडेटिव, बट जैसा भी इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी चल रहा है मॉनसून्स के प्ले आउट होने के बाद भी जब तक आप सर्टन नहीं हैं कि इन्फ्लेशन नीचे आएगा, मुझे लगता है वो कट की जो पॉसिबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं है जितना अभी मार्केट को लग रहा है। एक कट मैक्सिमम, उससे ऊपर का मुश्किल लगता है इस टाइम पे। जी।